आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल GR स्टडी में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने भारत की प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक कालीन सभ्यता, वैदिक कालीन में हमने पूर्व वैदिक कालीन और उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति पर विस्तारपूर्वक वर्णन किया था। उत्तर वैदिक काल में हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं पर हमने विस्तारपूर्वक वर्णन किया तथा आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारी जो उत्तर वैदिक काल की संस्कृति है उसमें जो वैदिक साहित्य है, जो इस वैदिक संस्कृति की जो वैदिक साहित्य है उसमें से कौन कौन से, जैसे 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, उपनिषद, ये सारे आते हैं। उसमें हम एक एक पार्ट को लेकर विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कोई भी आपको यदि किसी भी चीज में आपको डाउट लगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर अब हमें या आप यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से हमें आप पूछ सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब शुरू करते हैं हम वैदिक कालीन संस्कृति की जो साहित्य है, वैदिक साहित्य, उस पर वर्णन करते हैं। वैदिक कालीन साहित्य पर सबसे पहले हमारा आता है कि वेद क्या है, वेद किस भाषा का शब्द है, वेद का अर्थ क्या है, उस पर हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो चलते हैं वैदिक कालीन साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य। देखो, वैदिक साहित्य में 4 वेद है। वैदिक कालीन साहित्य में 4 वेद आते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और इसमें जो संहिता है उसमें ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्य, उनका संकलन किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेद, 4 वेद और संहिता में शामिल जो है वो ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्य। वेद 4 हैं तथा संहिताओं में ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद व वेदांत प्रमुख है। यानी आपको सबसे पहले पूछ लिया जाएगा कि वेद कितने प्रकार के, जैसे इतना आज जी क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये वेद कितने पर, ये एसएससी, सीजीएल और जो सेंटर की वैकेंसी होती है ना, जैसे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, बॉर्डर लेवल की वैकेंसी आती है, उसमें बिल्कुल आपके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछ लिया जाएगा कि वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो वेद 4 हैं और संहिताओं में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और वेदांत। फिर उसमें वेद शब्द विद धातु से बना है। यानी वेद शब्द है जो विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। यानी विद धातु से बना है वेद, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। फिर इसमें आता है संकलन करता कौन था इसका? संकलन करता कृष्ण देवपायन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेदों का जो संकलन करता है वो कौन है? कृष्ण देवपायन। इसका जो पृथक्करण के कारण इसे पृथक्करण व्यास के कारण इसे वेद व्यास भी कहते हैं। तो सबसे पहले आता है वैदिक साहित्य। वेद कितने प्रकार के? 4। उस संहिता में कौन से? ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और वेदांत। वेद सब विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना और ज्ञान। संकलन करता कौन है? कृष्ण देवपायन। और पृथक्करण व्यास के कारण इसे वेद व्यास भी कहते हैं। तो एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा वेद होगा वो ऋग्वेदिक या ऋग्वेद। तो वेद कितने प्रकार के? 4। संहिता में कौन कौन से? आरण्य, उपनिषद, वेदांत। वेद शब्द किस धातु से बना है? विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना और या ज्ञान। संकलन करता कौन है? कृष्ण देवपायन। और पृथक्करण व्यास के कारण इसे हम वेद व्यास भी
कहते हैं। अब हमारा आता है सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए। तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें? इसमें 10 मंडल, इसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त है, यानी श्लोक। 10 मंडल है इसमें ऋग्वेद में। सर कितने मंडल हैं? 10 मंडल। बहुत इजी क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है ना। काफी बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, हम डीपली चले जाते हैं और इजी क्वेश्चन हमें पूछ ले जाते हैं। इन क्वेश्चनों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन बाद में पता था कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो बिल्कुल सरल था। सबसे पहली लाइन ऋग्वेद शुरू होते ही सबसे पहली लाइन ये आती है कि ऋग्वेद इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसमें प्रार्थनाएं संकलित है, इसमें प्रार्थनाएं संकलित क्या है इसमें कि इसमें प्रार्थनाएं संकलित है। फिर आता है इसमें दूसरे से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। देखो इंपोर्टेंट करके कि ऋग्वेद काल का सबसे प्राचीन जो मंडल है वो कौन कौन से हैं? दूसरे से 7वें मंडल के बीच जो भी आते हैं मंडल वो सबसे पुराने आते हैं। और 10वां सबसे नवीन आता है। जब हमने वैदिक काल शुरू किया था, पूर्व वैदिक काल में हमने कहा था कि वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख इस 10वें मंडल में आता है। तो ये सबसे नवीन आता है। इसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, कौन वर्ण व्यवस्था कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें इस 10वें मंडल से मिलता है। फिर इसमें आता है गायत्री मंत्र, जो एक हमारा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में आता है। 3रे मंडल में आता है। देखो इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूत्र है। इसमें प्रार्थनाएं संकलित है, प्रार्थनाएं भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, उसमें ये सारी प्रार्थनाएं इस ऋग्वेद में संकलित है। इसमें दूसरे से 7वां सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण सबसे पहले हो। 10वां जो सबसे नवीन है उसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम प्राचीन वैदिक काल में हम पढ़ते हैं कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, पहले वर्ण व्यवस्था में क्या आता था? पुरोहित, ब्राह्मण, सरदार और सामान्य जन, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समाज विभक्त हुआ, समाज 4 वर्णों में। सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी, जैसा कार्य करेगा उस कार्य पर उसको मतलब वर्ण की संज्ञा दी जाएगी। जैसे कोई ब्राह्मण के घर में कार्य कर रहा है और वो क्षत्रिय का कार्य करता है तो उसको क्षत्रिय के मतलब वर्ण में रखा जाता था। लेकिन अब है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, वो ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में उसी वर्ण में रहेगा। तो वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख हमें 10वें मंडल में मिलता है। फिर आता है जो गायत्री मंत्र है हमारा, जो आज भी हम इसको हमेशा सुबह उठते हमें उस गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में नई एनर्जी प्रदान होती है तथा जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमेशा के लिए दूर होती जाती है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रा मंडल में आता है। फिर है इसमें 9वां मंडल, ऊपर लिख देता हूं। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। देखो 3रे मंडल में हमारा गायत्री मंत्र आ जाता है, 9वां मंडल किसे? सोम को समर्पित है। तो ये ऋग्वेदिक काल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे सामने हो गई। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है सामवेद। देखो ऋग्वेद क्या चल रहा था हमारा? ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल और 1000 सूक्त है। इसमें क्या संकलित है? प्रार्थनाएं। इसमें दूसरे से 7वां मंडल सबसे
प्राचीन है। 10वें मंडल सबसे नवीन है और इसमें सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। गायत्री मंत्र का उल्लेख काफी बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो सोम को समर्पित 9वां मंडल है। अब हमारा चलता है सामवेद। सामवेद में क्या आता है देखते हैं हम। सामवेद, इसमें 1875 संकलनाओं में से 1875 संकलन इसमें रचाएं रचनाओं में से 75 को छोड़कर शेष 1875 रचनाओं में से 75 को छोड़कर शेष ऋग्वेद से ली गई है। शेष ऋग्वेद से ली गई है। इसे गाने योग्य बनाया गया है। ये भारतीय संगीत की प्राचीनतम पुस्तक भी कहते हैं। देखो इसमें 1875 रचनाएं आते हैं, ठीक है ना। और इसका जो पाठ करने वाला है उसको उद्गार दिया। इसका पाठ करने वाले को उद्गत या उद्गत कहते हैं। इनकी 3 शाखाएं हैं। इनकी 3 शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो है केथुम, जेमिनी, केथुम, जेमिनी, रामायणी, ठीक है, रामायणी, रामायणी। देखो सामवेद क्या चला हमारा? सामवेद इसमें क्या क्या है? 1075 रचनाओं में से ओनली फॉर 75 इनकी है। किसकी? सामवेद की। बाकी कहां से ली गई है? इस ऋग्वेद से ली गई है। इसे गाने योग्य बनाया गया। इस आधार पर हम कहते हैं जो भारत की प्राचीन संगीत की पुस्तक थी उसको हम संगीत की जो प्राचीन पुस्तक है उसे क्या है? सोमवेद को हम क्या कहते हैं? भारत की जो प्राचीन संगीत है उसे सोमवेद को कहते हैं। इसका पाठ करने वाले जो भी ब्राह्मण होते थे उसको उद्गत या उद्वर्त कहते थे। फिर इसमें 3 शाखाएं आती हैं। एक आती है केथुम, कोतुम, जेमिनी और रामायणी, ठीक है ना। ये हमारे सामवेद में सबसे प्रमुख है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम यजुर्वेद की ओर बढ़ेंगे। हमारा क्या चल रहा है? सोमवेद। इसमें क्या है? 1875 रचनाएं हैं जिसमें से 75 सोमवेद की हैं। बाकी सभी किससे ली गई है? ऋग्वेद से। इसे गाने योग्य बनाए गए। ये भारतीय संगीत की प्राचीनतम पुस्तक भी कहलाती है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या कहते हैं? उद्वर्त या उद्गर्त, ठीक है ना। इसकी 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? केतुम, जेमिनी और रामायणी। अब नेक्स्ट आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है ना। यजुर्वेद की क्या विशेषता है? गद्य व पद्य में लिखित इस ग्रंथ गद्य व पद्य में लिखित इस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों पर बल
दिया गया है। यानी यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है, ठीक है ना। आपको पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी लिखा गया और पद्य में लिखा गया है, वो है यजुर्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी बार। तो राजस्थान पुलिस 2013 की जो भर्ती थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित है, तो वो है यजुर्वेद। आपका सबसे पहले आपको मिस्टेक या आपको जो ध्यान भटकाने के लिए सबसे पहले ऋग्वेद आएगा। आप ऋग्वेद करके आ जाओ, लेकिन आपको ऋग्वेद नहीं करना है, क्योंकि अब आपके सामने आपकी जो तैयारी करवा रहे हैं वो जीआर स्टडी करा रहा है। जीआर स्टडी के माध्यम से हम जो भी चीजें एग्जाम से और विशेषकर राजस्थान पुलिस और रीट के लिए ये एक रामबाण औषधि लेके आ रहा है। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, बस आपकी थोड़ी सी लगन और मेहनत चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दो कि कंटेंट कैसे लाना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एग्जाम से पहले जस्ट पहले आपको एग्जाम बुक एक आपको पीडीएफ बना के सेंड कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से उसमें से आपको एक भी मतलब हमारी पूरी कोशिश रहेगी हमारी और हमारी पूरी टीम की कि उसमें से कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। तो यह गद्य और पद्य में लिखित कौन सा ग्रंथ है, वो है यजुर्वेद। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, इसके दो भाग, ठीक है। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इन इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद कैसे लिखा गया है? गद्य में, और ये लिखा हुआ है पद्य में। आपको याद रखना, पूछ लिया जाएगा कि कृष्ण यजुर्वेद किसमें लिखा गया है, वो है गद्य में, और शुक्ल यजुर्वेद है जो पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति को अद्युर कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अद्युर कहते हैं। देखो अ ध ता द है यू, ठीक है ना। आप गलत मत लिखना, वापस लिख देता हूं, ठीक है। अदात्यो, अदात्यो, ठीक है ना। तो गद्य और पद्य में जो लिखित है वो यजुर्वेद है। इसके दो भाग है, कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद किसमें लिखा गया है? गद्य में, और शुक्ल पद्य में। इसका जो उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है जो, उसको क्या कहते हैं? अदात्यो, ठीक है ना। इसमें कृषि और सिंचाई संबंधी, इसमें कृषि एवं सिंचाई संबंधी तथा चावल की किस्मों पर वर्णन मिलता है। यानी कृषि एवं सिंचाई संबंधी जानकारी हमें किससे मिलती है? वो है यजुर्वेद से। इसमें चावल की किस्मों का भी उल्लेख किया गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य में संकलित कौन सा है? यजुर्वेद, ठीक है ना। दो भाग कौन कौन से? कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण किसमें लिखा है? गद्य में, और शुक्ल पद्य में। इसको उच्चारण करने वाला किसे कहते हैं? अदात्यु। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? कृषि और सिंचाई की। आज का हमारा जो लास्ट वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो हमारा बहुत ही इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी रचना किसने की? अथर्व ऋषि ने। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की थी। यानी आपको पूछ लिया जाएगा कि अथर्ववेद की रचना किस ऋषि ने की, तो अथर्व ऋषि ने की। इसमें तंत्र मंत्र संकलित है, इसमें तंत्र मंत्र
संकलित है। इसमें और क्या, इसमें रोग तथा उसके निवारण के साधन, इसमें रोग तथा निवारण के साधन तथा जादू टोने टोटकों का उल्लेख मिलता है। यानी जादू टोने टोटके का उल्लेख किसमें मिलता है? वो हमारा अथर्ववेद। इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय है, इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान। ठीक है, इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय कौन सा है? वो हमारा आयुर्विज्ञान। इसकी दो शाखाएं हैं, इसकी दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो सौनक, एक है पीपलद। ठीक है ना, पीपल देखिए, पीपलद है, पीपलद। ठीक है ना, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म वेद। तो अथर्ववेद चल रहा था। अथर्ववेद की जो किसने रचना की थी? वो ऋषि है, अथर्व ऋषि ने। इसमें तंत्र मंत्र संकलित है, इसमें रोग तथा निवारण के लिए तथा इसमें जादू टोने टोटका का भी उल्लेख हमें मिलता है। पूछ ले जाएगा जादू टोने टोटके का उल्लेख किससे मिलता है? वो है अथर्ववेद से। इसका सर्वाधिक जो विषय है वो है आयुर्विज्ञान से, क्योंकि रोग और उनके निवारण संबंधी जानकारी हमें किससे मिलती है? वो है अथर्ववेद से। इसकी दो शाखाएं, एक तो है सैनक, दूसरी है पीपलद, और इस दोनों को क्या कहते हैं हम? ब्रह्म वेद। तो इस प्रकार से जो आज हमारा जो वैदिक साहित्य है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में जो भक्ति काल है, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उस पर हम वर्णन करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल GR स्टडी आपको सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसके माध्यम से हमेशा आपको करंट अफेयर, जिसमें राजस्थान और भारत तथा डेली की क्विज और कोई भी इंपोर्टेंट जैसे नोट्स है, PDF है, जो भी आपको वहां उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइबर कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले।